लुसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम का आज 20th लेक्चर है, 20वां दिन है। आप सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले 19 लेक्चर हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने गुप्त प्रशासन, साहित्य और कला के बारे में जानकारी हासिल करी थी। आज हम वाकाटक राजवंश और वर्धन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। एक और सूचना है आपके लिए, 20 पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लुसेंट के 20 पेज आप पढ़ चुके हैं। तो एक मेगा टेस्ट जो कि शुरू के 20 पेज में से बनाया गया है, पूरे 100 क्वेश्चन का, और वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा कल इस लेक्चर के बाद। उसको आप सॉल्व करें। एक नजर वर्कबुक के ऊपर डाल लेते हैं। लगभग 39 क्वेश्चंस हैं। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस कार्यक्रम का अगर लाभ आप लेना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप इस वर्कबुक को फिल करें, याद करें और उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए इसको फिर से बिना देखे फिल करें। यहां पर इससे पहले कि हम वाकाटक राजवंश की शुरुआत करें, यहां पर एक छोटी सी जानकारी दी गई है। कल जो टॉपिक चल रहा था हमारा गुप्त काल का, उसके बारे में। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे तो आपको कालिदास की 7 रचनाओं के नाम पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का जिक्र है तो हम वहीं तक सीमित रहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है, और दूसरी पुस्तक है जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। ऐसी पहली पुस्तक भगवत गीता थी। इसके अलावा जो गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उसकी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं, एक छोटा सा नोट है यहाँ पर कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक विशेषता मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पर वाकाटक राजवंश शुरू हो जाता है। देखिए, वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है वो 255 एडी में विंध्य शक्ति नाम के एक व्यक्ति ने करी। वाकाटक कभी सातवाहनों के अधीन बरार वाले क्षेत्र में, बरार यानी कि विदर्भ, महाराष्ट्र, नागपुर और उसके आसपास, वहां पर सातवाहनों के सामंत की हैसियत से कार्य किया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य विकसित कर लिया। वाकाटक वंश में प्रथम शासक जिसने सम्राट की उपाधि ली, 4 अश्वमेध यज्ञ किए, वो था प्रवरसेन प्रथम। तो प्रवरसेन प्रथम को पूछा गया है परीक्षाओं में। प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद वाकाटक वंश 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, प्रधान शाखा, और यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है बासीय और ब्रैकेट में वरस गुल्म। तो आपको कुछ किताबों में या अधिकतर किताबों में मिलता है बासीम और वत्स गुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे रुद्रसेन, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। अब प्रभावती गुप्ता यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री, जिसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ हुआ था। और चूंकि रुद्रसेन की मृत्यु हो गई जल्दी, तो प्रभावती गुप्ता गार्जियन बन गई अपने नाबालिग पुत्रों की। एक तरीके से देखा जाए तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संरक्षण में आ गए वाकाटक। आगे चल करके इनकी सम्मिलित शक्ति शकों का नाश कर देगी। यहां पर जानकारी है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से किया था। और वाकाटकों का राज्य जो था वो गुप्तों और शकों के बीच में था। तो इसको एक राजनैतिक प्रकृति का विवाह संबंध भी माना जाता है, जो इसी उद्देश्य से किया गया था, शकों को पराजित करने के उद्देश्य से। जब रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु हुई तो दिवाकर सेन और दामोदर सेन दोनों अवयस्क थे, नाबालिग थे। तो प्रभावती गुप्ता और उनके पिता ने शासन संभाला। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उनका छोटा पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन 2 वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था, और उसके बाद उसका राज्य बासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। देखिए यहां पर बासीम ही लिखा हुआ है, ऊपर यहां पर बासीम की बजाय बासीय है, तो ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है। बासीम याद रखिए आप। अब बासीम शाखा के जो वाकाटक हैं
इस वंश की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र के अकोला जिले में, आधुनिक बासीम में स्थित था। तो नए पुराने नाम में अंतर आ जाता है। बासीम शाखा के प्रमुख शासक यहां पर दिए गए हैं और इसमें हरिसेन बहुत महत्वपूर्ण है। हरिसेन बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी है। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक है प्रवरसेन सेकंड। साहित्यिक दृष्टिकोण से मराठी प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना करी। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा और संस्कृत की वैदर्भी शैली का विकास वाकाटकों के दरबार में हुआ। तो सेतुबंध याद रखिए, हरिविजय याद रखिए, वैदर्भी शैली याद रखिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास ने अपना कुछ समय वाकाटक दरबार में बिताया। वहां पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध काव्य मेघदूत लिखा था वैदर्भी शैली में। और ये जो सेतुबंध की रचना थी जो कि प्रवरसेन सेकंड ने करी थी, उसमें भी उन्होंने सुझाव दिए, संशोधन किया। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, भगवान शिव और विष्णु के उपासक थे। पृथ्वीसेन सेकंड के एक सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता की 16वीं 17वीं गुहा जो है, 19वीं गुहा जो है, वो वाकाटकों के शासनकाल में ही निर्मित हुई। इस तरह के फैक्ट आप देख सकते हैं। तो वाकाटक वंश के बारे में इस जानकारी के बाद आप देखिए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में खास तौर पर जिन राजवंशों का उदय हुआ, उसमें मौखरी थे, उसमें उत्तर गुप्त थे, उसमें बंगाल में गौड़ थे और थानेश्वर वाले इलाके में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश था। इनमें सबसे ज्यादा नाम वर्धन वंश ने ही कमाया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। राजधानी थानेश्वर, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में, वर्तमान थानेसर। शुरुआत में ये सामंत स्थिति में थे, तो सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन था और उसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधियां ली। आप अच्छे से जानते हैं मरणोत्तर काल के बाद एक स्वतंत्र शासक ही परम भट्टारक या महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण कर सकता था। प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती और उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह अपने समय के सबसे ताकतवर राजवंश मौखरी में हुआ। राजा का नाम था ग्रहवर्मा और यहीं से वर्धनों के भाग्य ने पलटा खाया। वर्धनों के भाग्य ने पलटा खाया का मतलब कि थानेसर से निकल के वर्धन कन्नौज तक आएंगे, क्योंकि जो मौखरी हैं उनका मगध के उत्तर गुप्तों के साथ संघर्ष चलता रहता था। उधर जो मगध के उत्तर गुप्त शासक हैं वो अपना गठजोड़ बंगाल के शशांक के साथ कर लेंगे और इनकी सम्मिलित शक्ति मौखरियों के खिलाफ प्रभावी हो जाएगी। तो मालवा का शासक देवगुप्त वो ग्रहवर्मा की हत्या कर देगा, राजश्री बंदी बना ली जाएगी। उसका मुकाबला करने के लिए यहां पर राज्यवर्धन जाएंगे। राज्यवर्धन देवगुप्त को पराजित कर देंगे, लेकिन गौड़ नरेश शशांक उसको धोखे से मार देंगे। शशांक बौद्ध धर्म के विरोध की वजह से बहुत कुख्यात हुए। उन्होंने वो बोधि वृक्ष कटवा दिया बोध गया में, जहां जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली और उसने न सिर्फ शशांक को पराजित किया, उत्तर गुप्तों को पीछे खदेड़ा, बल्कि कन्नौज पर भी अपना नियंत्रण कायम किया और फिर उसने अपनी राजधानी ही कन्नौज शिफ्ट कर ली। उसकी उपाधियां उसको शिलादित्य के नाम से जाना जाता था।
हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन जो कि चालुक्य शासक था, उनके बीच में नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में ही हिंदुस्तान आया था। ह्वेनसांग के बारे में आपको जो जानकारी मिल जाए वो कलेक्ट कर लीजिए। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था उसको नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने कुछ समय तक अध्ययन भी किया। मूल उद्देश्य उसका भारत आने का था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना, बौद्ध ग्रंथों को कलेक्ट करना। हर्ष ने अपने कुछ राजदूत चीन भेजे थे और 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज ब्राह्मण धर्म में विश्वास करते थे, भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। हर्ष भी शुरुआत में शिव का परम भक्त था, लेकिन चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसका मत परिवर्तित हुआ और वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण देने वालों में सबसे प्रमुख शासक था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार, जो कि गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक बड़ा आयोजन होता था जिसे कि महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग खुद ऐसे एक छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। ह्वेनसांग और बाणभट्ट, हम हर्षवर्धन के लिए बहुत हद तक इन दोनों के द्वारा दी गई जानकारियों पर निर्भर हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित लिखा और कादंबरी लिखी। बाणभट्ट के गुरु का नाम दिया गया है यहाँ पर भरचू। कहा जाता है कि हर्षवर्धन खुद साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। ऐसी भी मान्यता है कि हर्षवर्धन ने ये नाटक नहीं लिखे, धावक नामक कवि ने ये नाटक लिखे थे जिन्हें हर्ष के नाम से लिखा गया। अगर परीक्षा में आ जाता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद किसके रचनाएं हैं, हर्षवर्धन की ही हैं। जब तक कि स्पष्ट तौर पर ना पूछा जाए कि क्या मान्यता है कि किसने इनको हर्ष की जगह लिखा था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन अभी हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 AD में हो जाएगी और हमारे पास इसके बाद पूरा का पूरा प्री मिडवेल बचा हुआ है, जिसमें कश्मीर से लेकर के राजपूताना तक हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ये सब सामान्य जानकारियां हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। गुप्त काल में भी प्रांत के लिए भुक्ति शब्द आया है। यहाँ पर भुक्ति के शासक के तौर पर राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय शब्द आया है। उपरिक शब्द गुप्त काल में भी आया था। तो मोटे मोटे फैक्ट हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। वर्कबुक जरूर सॉल्व करें। अभिज्ञान शाकुंतलम के आगे लिखें कि इसका लेखक कौन था। 2 भारतीय पुस्तकें जिनका सबसे पहले अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, तो एक भगवद गीता, दूसरी अभिज्ञान शाकुंतलम। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ। सत्य असत्य तो सत्य है। विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना करी? वाकाटक वंश। विंध्य शक्ति के पूर्वज किसके सामंत थे? क्षेत्र कौन सा था? सातवाहनों के सामंत थे और विदर्भ वाला क्षेत्र था, महाराष्ट्र वाला। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक वंश का एकमात्र शासक कौन था? यहाँ आप लिखेंगे प्रवरसेन प्रथम था। पुराणों के अनुसार किस वाकाटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? प्रवरसेन प्रथम ने किए। तो इस प्रकार से आप इस वर्कबुक को भरते हुए चलिए, आपको बहुत लाभ होगा।